नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज बात होगी बिहार में चुनाव को लेकर हुए ओपिनियन पोल्स की। पहले फेज के चुनाव में आप जानते ही हैं अब सिर्फ 8 दिन का वक्त बचा है। चुनाव के ठीक पहले हो रहे इन पोल्स में 3 ओपिनियन पोल अब तक हुए हैं। तीनों पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, यानी ओपिनियन पोल्स इशारा कर रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार वापस आ रही है। अधिकतर पोल्स के मुताबिक एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। एनडीए से अलग होकर लड़ने वाली चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी सीटों के मामले में कोई खास कमाल दिखाती हुई नहीं दिख रही है। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा थी कि चिराग बिहार की राजनीतिक गणित में कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। हालांकि एनडीए की सीटों पर एलजेपी का कोई असर नहीं पड़ रहा है, जबकि चिराग नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के मुद्दे पर ही चुनावी मैदान में हैं। तो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इन पोल्स के आधार पर माना जाए एलजेपी की सियासत नीतीश के विरोधी तेजस्वी और उनकी पार्टी आरजेडी पर ही भारी पड़ रही है? आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल, ओपिनियन पोल में एनडीए की सरकार और क्या 10 तारीख को यही नतीजा आएगा? और दूसरा, क्या चिराग ने बिगाड़ दिया तेजस्वी का खेल? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए आज बिहार से क्या प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली है। सुनिए। चिराग के बारे में, अरे भैया उनके साथ नाइंसाफी हुई है। जय चिराग के बारे में, अरे भैया उनके साथ नाइंसाफी हुई है। जय चिराग के बारे में, अरे भैया उनके साथ नाइंसाफी हुई है। जय। तो ये बयान मैंने सुनाया तेजस्वी का चिराग पासवान पर, यानी तेजस्वी चिराग के प्रति नरम बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं नाइंसाफी हुई है। क्या ये राजनीति है या फिर आने वाले समय में कोई नया गणित बन सकता है बिहार में, उसका इशारा है? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से गुरु प्रकाश आ गए हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। आरजेडी से आप देख रहे हैं नवल किशोर जुड़ गए, डॉक्टर नवल किशोर, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं पार्टी के। जेडीयू से राजीव रंजन को आप देख पा रहे हैं। यहां स्टूडियो में एलजेपी से ए.के. वाजपेयी आ गए हैं और अभय दुबे आ गए मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और ये जो ओपिनियन पोल कल ही आया है सीएसडीएस का, उसे और बारीकी से हमको समझा सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं नवल किशोर आपसे शुरू कर रहा हूं आज। ये देखिए, नवल किशोर का नाम लिया गायब हो गए। गुरु प्रकाश जरा बताइए, क्या 3 ओपिनियन पोल्स में सबसे ज्यादा महत्व हम कल आए ओपिनियन पोल को देते हैं जो सीएसडीएस का है, लोकनीति और सीएसडीएस का? उस ओपिनियन पोल के मुताबिक गुरु प्रकाश बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया है अब एनडीए और आरजेडी यानी महागठबंधन में। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे ओपिनियन पोल्स के मुताबिक भी नीतीश कुमार की कुर्सी हिल रही है। गुरु प्रकाश। मानक जी, सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा कि नवल जी को ढूंढ के लाया जाए। नवल जी पता नहीं कहां चले गए हैं। अच्छा, आ गए। हाँ। चलिए मैं ओपिनियन पोल से ही अपने बातों को शुरुआत करूंगा और कुछ टेक अवेज हैं जो हम सबको जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो जो एनडीए का वोट शेयर है वो 6% बढ़ रहा है महागठबंधन से। 133 से 143 सीटें, बहुमत के लिए 122 चाहिए होता है, उससे हम स्पष्ट रूप से आगे दिख रहे हैं। हाँ। 61%, ध्यान दीजिएगा, 61% लोगों की निष्ठा और विश्वास आज भी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व पर बरकरार है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, 53% ऐसे लोग हैं, 53% जो कि ट्रेडिशनल कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, वो एनडीए की तरफ झुक रहे हैं। 29% लोग आज भी विकास को मुद्दा बना करके चुनाव में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है मानक भाई कि सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 में जो चुनावी विमर्श है, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वो पहली बार जात पात से ऊपर उठ के, कास्ट कम्युनिटी से ऊपर उठ के, सोशल अरिथमेटिक, सोशल अलायंस से ऊपर उठ के डेवलपमेट पे जा रहा है। और इसका श्रेय केंद्र में नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया गुरु प्रकाश आपने, मोदी जी को जाता है। नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, नरेंद्र मोदी का नाम ले दिया, नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। मेरी बात आप पूरी होने देंगे मानक जी तब ना? हाँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, आपको यह समझना चाहिए कि 2014 के बाद हर राजनीतिक दलों में यह विमर्श अब आ गया है कि अब विकास की बात करनी होगी। अब सिर्फ सोशल अलायंस बना लेने से, सोशल अरिथमेटिक बना लेने से बात नहीं बनने वाली है। आज का युवा वोटर एस्पिरेशनल है, महत्वाकांक्षी है, वो देखता है, परखता है, आंकता है और तब जाके एक मिनट, अब देखिए स्क्रीन पर ये आंकड़ा दिखा रहा हूं। नीतीश कुमार को 31% लोग सीएम बनाना चाहते हैं और तेजस्वी को 27%। सिर्फ 4% का फर्क रह गया है। और ये जो ओपिनियन पोल है, ये लेटेस्ट ओपिनियन पोल है।
CSDS का गुरु प्रकाश, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ रहा है, पुराने 2 ओपिनियन पोल देख लीजिए और ताजा ओपिनियन पोल देख लीजिए, 4% का फर्क रह गया नीतीश और तेजस्वी में, उनकी लोकप्रियता में। वोट परसेंट में फर्क रह गया सिर्फ 6% का। एनडीए 38%, यूपीए 32%। ऐसा लग रहा है तेजस्वी यादव अपने चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार की और उसी बहाने आपकी भी कुर्सी हिला रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा इस भ्रम में किसी का भी रहना उचित नहीं है। तेजस्वी जी के पास कोई विजन नहीं है। उनकी पार्टी का नारा है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। नहीं, मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूं। भाजपा बोल रही है जन मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। जिन आंकड़ों में आप अपनी सीटें बता रहे हैं ना, 133 से 143, उन्हीं आंकड़ों में वोट परसेंट देख लीजिए, सिर्फ 6% का फर्क रह गया है। और ये देखिए, नीतीश कुमार 32%, तेजस्वी 17%। ये पुराना है, 27% लेटेस्ट में। जी देखिए, इस अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। आप मानक जी, कई वर्षों से कई चुनाव आपने देखा है, जब भी पहला ओपिनियन पोल आता है, चुनाव उसी दिशा में जाता है और उसी ओपिनियन पोल की तरफ झुक जाता है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, माफ करिएगा, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि पहला ओपिनियन पोल जो आता है वो सही साबित होता है। नहीं, ऐसा मैं कह रहा हूं, सही साबित हो जाता है इतनी सर्टेनिटी से तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन नवल किशोर वातावरण बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। ओके नवल किशोर, अब तो 10 दिन रह गए पहले फेज का चुनाव होने में। ऐसा लग रहा है आप टक्कर तो दे रहे हैं, लेकिन अभी भी दूर रह जाएंगे। नवल किशोर, नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी खुद बोल चुके हैं कि अब हमने बहुत कोशिश की यहाँ पर उद्योग लाने की, जिससे कि नौकरी भी मिल सके, हम नहीं ला सके। वो कोशिश करते करते थक गए हैं और ये हम लोग को पता चल गया है। बिहार के जो युवा हैं, सबसे ज्यादा युवा वोटर यहाँ पे, उनको पता चल गया कि वो नौकरी नहीं दे सकते हैं। दूसरे तरफ एक युवा नेतृत्व है तेजस्वी यादव, जो कि बोल रहे हैं कि 10 लाख नौकरी दे सकते हैं और ये कहीं और से लाना नहीं है। ये नौकरी यहाँ पर रिक्तियां जो है, जो सरकार राष्ट्रीय अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो इतनी रिक्तियां ऑलरेडी है। बस पॉलिटिकल विल चाहिए जो हमारे पास है, और हम आकर पहले हस्ताक्षर से पहले कैबिनेट के मीटिंग में ये नौकरी देंगे। और इसके साथ युवा जुड़ रहे हैं और विश्वास दिखा रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि 10 तारीख को यह सरकार बदल रही है। इस सरकार का एड्रेस बदल रहा है, चेहरा बदल रहा है, और वह बहुत तेजी से उस दिशा में जा रहा है। और उसका कारण है कि सबसे ज्यादा बेरोजगार इस सरकार ने दिया है। पर ये जो एलजेपी का 6% वोट आ रहा है डॉक्टर नवल किशोर, कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि एलजेपी भी नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, ये 6% वोट आपका पूरा खेल बिगाड़ रहा है? अगर एलजेपी या चिराग पासवान एनडीए में होते तो शायद इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी तरफ जा सकता था। देखिए, अभी जो हमारा गठबंधन है वो बिहार के जनमानस का गठबंधन है। यहाँ पे कोई ऐसा, एक सेकंड, आपका संपर्क टूट रहा है बार बार। मैं कोशिश करता हूं थोड़ा ठीक हो जाए कनेक्शन, तब आपके पास दोबारा आ रहा हूं। अभय दुबे, जरा मुझे समझा दीजिए एक बार। अभय दुबे, ये जो सीएसडीएस का ओपिनियन पोल है, इसमें 6% वोट एलजेपी को, चिराग पासवान को मिल रहा है। ये कौन सा वोट है? और अगर चिराग पासवान एनडीए में रहते, क्या ये नीतीश कुमार के खिलाफ का वोट है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये वो वोट है जो नीतीश कुमार के खिलाफ, जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो लगभग सभी सर्वेक्षणों में निकल कर आई है कि नीतीश कुमार के 15 साल के शासन से, उनकी सुशासन बाबू की छवि के बावजूद लोग थोड़े थक से गए हैं। तो उनके खिलाफ अंतिम जो उनका कार्यकाल रहा है, उसमें कुछ एंटी इनकम्बेंसी बन गई थी। उस एंटी इनकम्बेंसी के कारण ये चीज भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में ही भाप ली थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वोटें इस तरह से बिछाई है कि एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट जो है, यानी सरकार विरोधी वोट जो है, वो बढ़ जाए। आज नवल किशोर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनके वोट एनडीए से 6% कम क्यों रह गए हैं। इसलिए रह गए हैं कि उस सरकार विरोधी वोट बढ़ गया है। वो सरकार विरोधी वोटों को एकजुट कर पाने में नाकाम रहे हैं। जो महामोर्चा है असदुद्दीन ओवैसी वाला, इसके अंदर मायावती भी शामिल है, इसके अंदर उपेंद्र कुशवाहा शामिल है, तो शायद इसके अंदर पप्पू यादव भी शामिल हैं, और जो महागठबंधन है और बीच में ये चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, इसके अंदर महागठबंधन को केवल 52% वोट आ रहा है। तो 48% सरकार विरोधी वोट है, वो बिखर गया है। इसका फायदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को, इसलिए वो 38% वोटों में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर ले रहे। ओके, वाजपेयी जी, चिराग पासवान ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार का खेल नहीं बिगाड़ रहे, तेजस्वी को फायदा पहुंचा देंगे। अरे नहीं, ये 6% वोट। अभय दुबे जी, और आपका जो सर्वे है, अभय दुबे जी को तो बहुत तजुर्बा है,
लेकिन थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया मामला। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, हमारा हमेशा से 6 to 10% वोट रहा है, किसी भी चुनाव में आप देख लो। वो रहा ही रहा है, तो ये तो 6% तो वही है हमारा वोट। अगर इनका आर्ग्यूमेंट हम ले लें तो 6 में और ऐड होगा हमारा। तो आप समझ रहे हैं बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 6% वोट ये कोई एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट नहीं है, ये तो हमारा बेस वोट है। अब एंटी इनकम्बेंसी, पर आप अकेले लड़ रहे हैं इस बार। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आप पहले अकेले कब लड़े हैं बताइए मुझे। 2005 में लड़े। 5 में लड़े। और कितना वोट आया? 12.5%। ठीक है, मान लिया। उसके बाद वही सिचुएशन है। उसके बाद के दो चुनाव बताइए। उसके बाद 6%, 6.3, 6.7, फिर 4% भी आ गया। तो हम गलत बात नहीं करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बेस वोट हमारा है और इसमें एंटी इनकम्बेंसी का अगर कुछ ऐड हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? तो ये सीटों की संख्या भी बढ़ेगी हमारी। तो मतलब इतना तो किसका खेल बिगाड़ रहे हैं आप? हम खेल नहीं बिगाड़ रहे। अरे तो आप तो खुल के नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं ना। नेतृत्व की बात कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में, पर आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं। तो अगर नीतीश इस समय 6% के फायदे में है, सिर्फ 6%, और वो 6% आपके पास भी है। ये आप लिख लीजिए 10 नवंबर को आप लिख लीजिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये आप मान के चलिए। और उसका श्रेय आपको जाता है। बिल्कुल जाता है। हाँ, तो मान लीजिए फिर, तो मान लीजिए आपने तेजस्वी का 6% वोट काट दिया। हमने ना उनकी तरफ देखा ना उनकी तरफ देखा, हमने अपना देखा है सिर्फ। और आज आया हमारा विजन डॉक्यूमेंट। अभी तक तो सिर्फ हमारा उसका टैग आया था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जरा इसको पढ़िए ना, 28 पन्नों का है। कौन सा सेक्टर हमने छोड़ा है? और हमने जो इसमें विजन दिया है वो प्रैक्टिकल दिया है। राजीव रंजन, एक चीज प्रैक्टिकल लिखी है जो पॉसिबल है। राजीव रंजन, सिर्फ विल पावर चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए। राजीव रंजन, आप ऐसा लग रहा है तीनों ओपिनियन पोल्स में सरकार तो बना रहे हैं, और मैं सबसे ज्यादा महत्व इस ताजा ओपिनियन पोल को देता हूं जो CSDS का है। इसमें आपके पास 38% वोट आ रहा है, मिलकर सिर्फ 38%, और सीटें आ रही है 133 से 143। महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव की 88 से 98, और वोट परसेंट 32। बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया राजीव रंजन। फर्क है कि कोई विपक्ष में बैठेगा। जनता की सेवा करने का अवसर CSDS के इस ओपिनियन पोल से नीतीश कुमार जी को मिलता दिख रहा है। अगली सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, ये आरंभिक रुझान है। और जब भी आरंभिक रुझान स्पष्ट जनादेश के लिए दिखते हैं तो फिर फ्लोटिंग वोटर जो तटस्थ है, जिनको किसी मजबूत अलायंस के जीतने के चांसेस दिखेंगे, उस तरफ अगर वो जाएंगे। तो मैं अभी इसके सोशोलॉजी के वैज्ञानिक पक्ष पर बहुत ज्यादा तर्क नहीं करूंगा, इससे कि अभय दुबे जी जब यहाँ पैनल में है, तो मैं केवल एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर मैं कहूंगा कि लोगों को लगता है एक भरोसेमंद, टिकाऊ, विश्वसनीय चेहरा, एक ऐसी सरकार जिसको केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता में आने का अवसर मिलेगा, और जो विकास के मार्ग पर बिहार में कई कामयाबियां। नहीं, एक सेकंड राजीव रंजन, मैं आपको फिर से आंकड़ों पे ला रहा हूं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको आंकड़ों पे ला रहा हूं। आंकड़ों पे जरा मुझे समझाइए, आप कैसे कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं बताइए, जब आपका फर्क सिर्फ 6% वोट का रह गया है, और सीटों का फर्क देख लीजिए 100 के करीब पहुंच रहा है महागठबंधन। 100 और 122 का आंकड़ा है, आप भी जानते हैं सरकार बनाने के लिए। कंफर्टेबल कहां रह गए आप? और अभी भी प्रचार के 10-15 दिन बाकी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जोड़ तोड़ की गुंजाइश तो तब होती ना जब मुझे 105 होते, हमें 105 होते और इनके पास 100 होते। जब हमारी सरकार बन रही है, स्पष्ट जनादेश है, तो फिर इसमें राजद या उनके समर्थक कांग्रेस जैसे दलों की गाली नहीं निकलने वाली है। वैसी स्थिति में एडवांटेज हमको है ना। अगर ये आरंभिक रुझान CSDS के साथ आप खड़े, तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी की सरकार बनने जा रही है और विपक्ष में राजद के पक्ष में जितनी सीटें दिख रही हैं, अगर ये फ्लोटिंग वोटर अगले चरण तक नीतीश कुमार जी के साथ दिखेंगे तो ये शायद आंकड़ा 180 से फ्लोटिंग वोटर आप ये मान के क्यों चल रहे हैं कि नीतीश कुमार की तरफ जाएंगे? यहाँ बैठे हैं वाजपेयी जी, 206 के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वाजपेयी जी बैठे हैं। 206 सीटें जो 2010 में हमारे पास थी। और एक चीज समझ जरा यदि ध्यान रखिए, 1,20,00,000 जिसने अभी इस बार वोट करना है ना, 18 साल से 23 साल का, उसकी क्या स्थिति है? वो बिल्कुल नीतीश जी में कॉन्फिडेंस नहीं रख रहा है, बिल्कुल उसको यकीन नहीं है। तो वो तेजस्वी की तरफ जाएगा? नहीं, तो वो तेजस्वी का चार्टर देखेगा और हमारा विजन देखेगा।
हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि युवा वोट जो है, एक सेकंड ना, तो जाओ ना आप, अरे रुकिए तो सही, बनाने की लॉजिकल बात कर रहे हैं, जरा उसको सुन ले। 1,20,00,000 जो वोट है, माना कि 18 से 23 साल, वो क्या करेगा कि भाई कौन विजन बढ़िया दे रहा है, कौन प्रैक्टिकल कमिटमेंट कर रहा है, तो वो हमारा देखिए आप पढ़ के, आप जरा अभी आया रिलीज हुआ, जब देखिए इसमें हमने एक एक चीज को प्रैक्टिकलिटी के साथ टच किया। अच्छा, क्या कह रहे हैं? क्या नैतिक पक्ष है, क्या नैतिक पक्ष है? आपका नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट के उद्योग धंधे नहीं लग सकते हैं, लैंड लॉक है, ये युवाओं के लिए बहुत काफी है। कैसे बन सकती है? क्या विजन है आपके पास? क्या विजन है? अगर आपको एक बतौर सांसद आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है, आप वहां उपलब्धियों के बारे में बताइए, आपने क्या क्या प्रबंध किए, क्या क्या आपके निर्वाचन क्षेत्र की उपलब्धियां हैं? एक सेकंड रुक जाए, नवल किशोर को लाइए जरा। नवल किशोर, उसके बाद आ रहा हूं अभय दुबे और गुरु प्रकाश आपके पास भी। नवल किशोर, आपने सुना राजीव रंजन साफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अब तो चुनाव सिर पे आ गया, अभी भी हम 133 से 143 सीटों पे हैं और हमारा वोट परसेंट 38% है, और जो फ्लोटिंग वोटर है वो भी हमारी तरफ आएगा। आप पीछे रह जाएंगे, टक्कर दे रहे हैं आप नवल किशोर, लेकिन फिर भी आप पीछे रह गए, अब बहुत देर हो चुकी है। देखिए वो तो नीतीश जी के चेहरे पे भी दिख रहा है, आप उनसे बात करेंगे तभी वो अलबल बोल रहे हैं, टून तड़ाक बोल रहे हैं, उनका भाषा पर संतुलन खो रहा है, यह पूरा दर्शाता है कि उनकी हालत खराब है। नंबर 1। नंबर 2, ये राजीव रंजन जी बोल रहे हैं कि हमारी ताकत, अरे आपकी अभी की जो ताकत है ना, उसमें राजद और कांग्रेस की भी ताकत है। आप तो ऐसे वोटर के साथ जनादेश की चोरी करके जहां पे बैठे हुए हैं, पिछले दरवाजे से सरकार में है, वो भी आपकी अपनी नहीं है, आप उनके अधीन होकर काम कर रहे हैं। उनके अधीन होकर काम करने के अलावा आपने बिहार के लिए कोई काम नहीं किया। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा किया, सबसे ज्यादा गरीबी आप वहां पे ला दिए। ऐसे अरे ये 6% का गैप कैसे भरेंगे, मुझे ये बताइए। ये 6% का गैप नहीं, इससे और 6% ज्यादा वोट आने वाला। आप देखिए तेजस्वी वाला, तेजस्वी वाला, माफ करिए, चिराग वाला, जिस रफ्तार से नहीं, तेजस्वी का अपना जो वोट है, जो लोग उनसे जुड़ रहे हैं, नहीं, चिराग वाला 6% कह रहे हैं क्या? देख, चिराग जी तो जाने वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो आप बताइए ना क्या कर रहे हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि हमारे जो प्रस्ताव है, हम जो बात कह रहे हैं उससे बिहार के युवा जुड़ रहे हैं। हम जो बात बोल रहे हैं वो सच होने वाला है। हम संकल्प बदलाव का लेकर आए हैं। नहीं, चिराग पासवान, मुझे ये बता दीजिए, जो 6% वोट ले रहे हैं, ये 6% कौन सा वोट है? अगर ये सरकार विरोधी वोट है तो आपका नुकसान हो रहा है। नहीं, ये सरकार विरोधी वोट है तो हमारे के लिए फायदा होगा, ये हमारा नुकसान कैसे करेगा? फायदा कैसे? चिराग पासवान आपके साथ आ रहे हैं क्या चुनाव के बाद? चिराग पासवान जो है वो, उन्होंने कसम खाई है कि नीतीश कुमार को हम जीतने नहीं देंगे, तो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं वो चुनाव। नहीं, उन्होंने तो कसम ये भी खाई है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं, बीजेपी का मुख्यमंत्री तो बीजेपी 30 साल में बना नहीं पाई, तो ये कैसे बना डालेंगे? ये भी एक सवाल है ना। पिछले 30 साल में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, वो उधार के चेहरे पे गया है। राजीव रंजन कुछ कह रहे हैं, राजीव रंजन बोलिए। आप उम्मीदें, राजीव रंजन बोलिए। मेरे लिए हैरानी की बात है, आपके अंदर अगर दम नहीं है और चिराग पासवान जी के भरोसे अभी तो, अच्छा, एक एक करके, एक सेकंड, हाँ, नवल किशोर बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं। मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये कैसे उम्मीद पालनी है? राजीव रंजन, एक मिनट रुकिए, मैं सिर्फ इतना उनको बोल रहा हूँ कि जो चेहरा, उधार चेहरे पे जो बीजेपी चल रही है, वो तो खुद ही 2005 से लेकर अभी तक कोई विधानसभा चुनाव ले रही है। तेजस्वी यादव तो उनको चुनौती दी है। अरे आपकी हिम्मत है तो आप नवल किशोर जी, नीतीश कुमार जी को 1985 में मैंने लगा। ओके, नवल किशोर अब रुक जाइए, एक एक करके राजीव रंजन की बारी है, जवाब दे रहे हैं। राजीव रंजन बोलिए। लगातार राजनीति में जनता के बीच ही सुनकर क्या कह रहे हैं? हाँ बोलिए, राजीव रंजन बोलिए। नीतीश कुमार जी 1985 में एमएलए हुए, 89 में एमपी हुए, लगातार सांसद होते रहे लोकसभा में। ये किस तरह की बदकानी करते हैं? चीफ मिनिस्टर नहीं थी, आप दारू से मिले की पार्टी बन गए थे 2010 में। मिनिस्टर नहीं थी, 22 पार्टी, आपको तो 36 भी नहीं था। आप क्या बात करेंगे? 2 था आपके पास लोकसभा, आप अपना तो देख लीजिए, आपके पास क्या है? ये जनता दल लालू प्रसाद जी ने नहीं बनाई थी, ये जनता दल नीतीश सिंह ने बनाई थी, और उस जनता दल
नीतीश कुमार जी भी थे, लालू जी भी थे, देश के कई बड़े राजनेता जो अलग अलग राजनीतिक दलों में है। किस बात का ओके, एक मिनट, हम फिर पीछे चले गए। अभय दुबे, जरा मुझे आंकड़े एक बार फिर से समझाइए और इसकी 3 बड़ी बातें मुझे बताइए। अभय दुबे, ये जो CSDS का ओपिनियन पोल है, इसकी 3 बड़ी बातें बताइए अभय दुबे मुझे। अगर हम केवल ओपिनियन पोल के ऊपर फोकस करें तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में जो चुनावी संघर्ष है वो सीधा नहीं है, वो दो खेमों के बीच की टक्कर नहीं है, बल्कि कहीं कहीं त्रिकोणात्मक है और कहीं चौकोर है ये संघर्ष। तो इसकी वजह से जो 6% की बढ़त प्राप्त हुई है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ को, NDA को, त्रिकोणात्मक संघर्ष में ये बढ़त काफी जबरदस्त हो जाती है, इसलिए वो पूर्ण बहुमत की तरफ वो धकेल रही है। अगर ये संघर्ष सीधा होता और दोनों के बीच में केवल 6% का फासला होता या 5% का फासला होता, तब इस बात को इतने विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। तो ये बात समझने की है। दूसरी बात जो मैं उस पर बार बार बल दूंगा वो ये है कि सरकार विरोधी वोट एकजुट नहीं हो पाए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति चली है वो रणनीति है सरकार विरोधी वोटों को बिखरा देने की, बांट देने की, और सरकार समर्थक वोटों को एक जगह ले जाने की। इसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब दिखाई पड़ रही है और तेजस्वी महागठबंधन इसमें कामयाब नहीं दिख रहे हैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर सरकार विरोधी वोट अगर एकजुट हो जाते तो फिर NDA चुनाव नहीं जीत सकता। ओके गुरु प्रकाश, इसका मतलब आपको पहले से पता था कि इस बार बिहार की ये चुनावी लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है, इसीलिए आपने तेजस्वी यादव को अलग से लड़वाया। ये सारा आपका गेम प्लान है और उसी का नतीजा है कि आप 6% से आगे हैं। गुरु प्रकाश। मानक जी, मैं आपकी बातों को और अपने को पैनलिस्ट की बातों को बड़े ध्यानपूर्वक और गंभीरता पूर्वक सुन रहा था, और सुनते सुनते मेरे मन में अटल जी का वो भाषण ध्यान में आता है जब वो कहते हैं कि हम विजयी हुए हैं, हमें विनम्रता होनी चाहिए। तो विनम्रता पूर्वक हमने आप सबकी बातें सुनी है। और अभय दुबे जी सीनियर, अरे अभी कहाँ विजय हो गई, अभी तो 10 तारीख को नतीजा आएगा, अभी तो ओपिनियन पोल का एक रिफ्लेक्शन आया है। मानक जी जो प्रवक्ता शांत बैठा उसको बोलने का अवसर अगर दिया जाए तो नहीं, आप बोल लीजिए, मैं तो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अभी से सेलिब्रेट मत करिए, अभी विजय नहीं हुई है। क्रॉस क्वेश्चन करने का नहीं, विजय आप देखिएगा 10 नवंबर को हम लोग जब इस पैनल में बात करेंगे और NDA 2/3 बहुमत के साथ दोबारा विजयी होगा और श्री नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे होंगे। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट टेक अवे, 2 इंपॉर्टेंट डेटा जो एज अ यंग बिहारी, एक युवा बिहारी और एक एस्पिरेशनल बिहारी होने के नाते जिससे मैं खुश हूं, जो नॉन पॉलिटिकल बात है, सोशल बात है कि 29% लोगों ने विकास को मुद्दा माना है। मैं बार बार ये बात कहूंगा मानक जी आपके माध्यम से नेशनल टेलीविजन पे कि अब भारतीय राजनीति का ये टर्निंग पॉइंट है जहां पे विकास भी एक मुद्दा होने लगा है। 73 वर्षों में 55 वर्षों तक कांग्रेस ने यहाँ शासन किया है, जात धर्म भेदभाव के नाम पे राजनीति हुई है, लेकिन 29% लोगों ने विकास को मुद्दा माना है, मेरे युवा बिहारियों ने विकास को मुद्दा माना है, और 41% महिलाओं ने भी नीतीश जी के नेतृत्व पे विश्वास जताया है, क्योंकि महिलाओं को प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है। आप 2000 तेजस्वी की सभाओं में इतनी भीड़ क्यों आ रही है गुरु प्रकाश? अगर आपको लग रहा है युवा सारे के सारे नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ हैं, तेजस्वी की सभाओं में इतनी भीड़ क्यों दिखाई दे रही है? अब उस पर टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है, लेकिन 10 नवंबर को आपको पता चल जाएगा। देखिए हेलीकॉप्टर भी होता है एक चीज। नवल किशोर, आप मानक जी आपने पॉलिटिक्स को देखा होगा, हेलीकॉप्टर को देखने भी लोग आते थे, लालू जी की भाषण को भी लोग सुनने आते थे, लेकिन वोट में ट्रांसफॉर्म हो जाए वो भीड़ ये नेसेसरी नहीं है। नवल किशोर, उसका एक ही कारण है, अगर विकास की परिभाषा बेरोजगारी के साथ दी जाएगी तो वहां पे लोग नहीं जाएंगे। शून्य निवेश के साथ विकास की बात नहीं हो सकती है। ये झूठ पिछले 15 साल से नीतीश कुमार बोलते बोलते थक गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप अभय दुबे जी की बात से मैं सहमत इसलिए नहीं हूं कि 1999 के बाद जो 2000 में चुनाव हुआ था वो भी मल्टी कॉर्नर चुनाव हुआ था, आरजेडी उसमें सबसे आगे थी। 2014 में भाजपा जीती थी, लेकिन 2015 में वो हारी। इस बार भी 2019 में वो जीती है, लेकिन 2020 में वो हारेगी। इसका बहुत अच्छा ट्रेंड रहा है कि जिस तरह का एंटी इनकम्बेंसी इस बार है, ठीक है, वो 15 साल का फेलियर है। ठीक है, और मेरे पास टाइम खत्म हो गया है बिल्कुल, लेकिन इस डिबेट से वाजपेयी जी इतना बिल्कुल क्लियर हो गया है, आपकी बातों से, नवल किशोर की बातों से, गुरु प्रकाश की बातों से, राजीव रंजन की भी बातों से, और अभय दुबे ने जो संकेत समझाए हमको कि अब इस चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में सारी पार्टियों का फोकस बिहार के युवा पर है, यानी ये बिहार का युवा इस बार डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी।